हेलो स्टूडेंट्स, अपने कल न्यू टॉपिक शुरू किया था गुप्तवंश। गुप्तवंश में अपने श्रीगुप्त पढ़ चुके थे। श्रीगुप्त के बाद हमने पढ़ा घटोत्कच। घटोत्कच के बाद हमने पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम। कल मैंने आपको बताया इसकी उपाधि महाराज, इसकी महाराज, इसकी महाराजा धीराज। देखिए, चंद्रगुप्त के बाद शासक बना समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासक कब बना? 335 ईस्वी में। कब तक रहा? 380 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठते ही एक नीति अपनाई, एक आदर्श अपनाया, जो था दिग्विजय। दिग्विजय व एकीकरण का। एकीकरण अपने कह सकते हैं एक छत्र सम्राट। दिग्विजय कहते हैं भी ऐसा कोई इलाका जो अब तक गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, उस पर भी अधिकार करना, यानी कि दक्षिण भारत तक भी जाना। ये किसकी नीति के अनुसार था? दिग्विजय की नीति। और एकीकरण यानी कि एक छत्र सम्राट के नीचे सारा राज्य होना। देखिए, समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो मैंने आपको कल बताया कि समुद्रगुप्त की जो जानकारी है वह हमें इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलती है। इलाहाबाद प्रशस्ति, या आपने इसे क्या कह सकते हैं? प्रयाग प्रशस्ति कह सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति। इसका रचयिता कौन था? इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो वो था हरिसेन। हरिसेन। हरिसेन की बात करें, ये कौन था? तो ये था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। दरबारी कवि था। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति में किया है। ये प्रशस्ति उसी पत्थर पर उत्कीर्णित है जिस पत्थर पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्णित है। किस पर? जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्णित है। अशोक का अभिलेख उत्कीर्णित है। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की जो विजय हैं उसे अपने 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। पहला कौन सा है? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। दोआब का अर्थ क्या होगा? 2 नदियों के बीच की भूमि या उसके आसपास की भूमि हो जाएगी। वो किस में गिनी जाएगी? दोआब में गिनी जाएगी। तो गंगा और यमुना दोनों के आसपास की जो ये भूमि हो गई, ये दोआब में आ गई। इस क्षेत्र पर किसका अधिकार है या इसे किसके अंतर्गत रखा गया? इसकी पहली नीति के अंतर्गत रखा गया। दूसरी बात करें तो पूर्वी हिमालय के राज्य। 2 नंबर पे आता है पूर्वी हिमालय के राज्य। हिमालय के राज्य यानी कि हिमालय के पूर्वी दिशा की ओर के जो राज्य थे वे इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है पूर्वी विंध्य प्रदेश। पूर्वी विंध्य प्रदेश के 8विक राज्य। 8विक राज्य। चौथा है पूर्वी दक्कन व दक्षिणी भारत के राज्य। पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य। पांचवा है शक व कुषाण राज्य। शक व कुषाण राज्य। देखो बच्चों, इसकी जानकारी या समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? इलाहाबाद प्रशस्ति से। इसका रचयिता हरिसेन। तो ये कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इससे हमें जानकारी मिलती है भी जो समुद्रगुप्त की विजय हैं उसे अपने 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। दूसरा पूर्वी हिमालय के राज्य। तीसरा पूर्वी विंध्य प्रदेश के 8विक राज्य। चौथा है पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य। 5वां है शक व कुषाण राज्य। इसे अपने मैप में समझेंगे भी कौन कौन सा भाग कहाँ आ जाएगा।
देखो बच्चों यहाँ पर पहला लिखा हुआ है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, तो ये प्रदेश, ये जो भाग था 1 नंबर लिख सकते हैं अपने, ये कौन सा प्रदेश हो जाएगा, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र हो जाएगा। दूसरी बात करें तो पूर्वी हिमालय के राज्य, जैसे ये भाग हो गया, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, पूर्वी हिमालय के राज्यों के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा है पूर्वी विंध्य प्रदेश के आठविक राज्य, तो ये कहाँ आ जाएगा, मध्य भारत में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, मध्य भारत में, आठविक राज्य, आठविक राज्य। चौथा देखो यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है हमें दक्षिणी भारत के राज्य है, तो 5 नंबर कहाँ आ जाएगा, दक्षिणी भारत के राज्य यानी कि दक्षिण भारत की ओर। छठा देखो क्या कह रहा है, शक व कुषाण राज्य, तो ये जो भाग बच गया इसका पश्चिम की ओर, ये भाग किसके अंतर्गत आ जाएगा, शक व कुषाण राज्यों के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमने देखो बच्चों 5 भाग पढ़े, जो समुद्रगुप्त की विजय अभियान है उन्हें 5 भागों में बांटकर हमने पढ़ा। पहला भाग कौन सा था, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। दूसरा भाग कौन सा था, पूर्वी हिमालय के राज्य। तीसरा भाग कौन सा था, आठविक राज्य। चौथा भाग कौन सा है, दक्षिणी भारत के राज्य। और 5वां भाग कौन सा है, शक व कुषाण राज्य। अब देखिए बच्चों अपने बात करें समुद्रगुप्त के बारे में, तो इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा था, युद्ध नहीं हारा। ये जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है, इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नौसेना यानी कि कौन सी सेना हो जाएगी, समुद्री सेना। अब नौसेना थी तो इसका अर्थ है भी समुद्र पार के जो प्रदेश थे उनके साथ भी समुद्रगुप्त का किसी न किसी प्रकार का संबंध रहा था। या तो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया या उनके साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित उन्होंने किया था। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता प्रकार के सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के चलाए, अश्वमेध कर्ता प्रकार के। इन सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है भी समुद्रगुप्त ने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसके अलावा इसे कविराज की उपाधि भी दी गई है, कविराज, क्योंकि ये ललित कलाओं में निपुण था। क्या था, ललित कलाओं में निपुण। ललित कलाओं में निपुण होने के कारण इसे क्या कहा गया, कविराज। इसे नारद को लज्जित करने वाला भी कहा गया है। क्या कहा गया है, नारद को लज्जित करने वाला भी। संगीत में निपुण था ये, ललित कलाओं के अंतर्गत अपने क्या रख सकते हैं, संगीत में निपुण। देखो बच्चों इसके धार्मिकता की बात करें तो समुद्रगुप्त विष्णु का भक्त था, विष्णु का भक्त था और किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। तो अपने कह सकते हैं ये धार्मिक सहिष्णु शासक था, सहिष्णु शासक था। सिक्कों की अगर बात करें, सिक्कों में मैं आपको एक तो बता चुका हूँ, अश्वमेध कर्ता। इसके अलावा इसने व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के भी चलाए, व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। इन सिक्कों से इसकी विभिन्न रुचियों की जानकारी मिलती है। एक सिक्के पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वीणा वादन प्रकार के सिक्के, वीणा वादन प्रकार के सिक्के, इनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, भी समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक था या वीणा बजाने में वह निपुण था, इसलिए उसने किस प्रकार के सिक्के चलाए, वीणा वादन प्रकार के सिक्के चलाए। यह सभी धर्मों का आदर मान करता था, धार्मिक सहिष्णु शासक था। और अब तक के जितने भी गुप्त शासक हुए, जैसे श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त है, उनमें अब तक में सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। दिग्विजय व एकीकरण की नीति को इसने अपनाया था। देखो बच्चों आगे अपने टॉपिक शुरू करेंगे। समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बना, तो समुद्रगुप्त के बाद शासक बना चंद्रगुप्त सेकंड। इसके बारे में अपने अगली वाली वीडियो में बात करेंगे। आप इसे समुद्रगुप्त को बढ़िया तरीके से कवर करना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्या है, महत्वपूर्ण है। थैंक यू बच्चों।